क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल में बता दिया, टेट्राहेड्रल में बता दिया, इस पे जो है रिलेशंस बता दिए, ठीक है। और इसके बाद आपको अब बताने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो लिमिटेशंस में आइए लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी लिमिटेशंस क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर लीजिए या एनर्जी कर लीजिए, तो टी कर लीजिए इसको। लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको मैंने बताया था कि अगर सेंट्रल मेटल हो के बाद लिगेंड लगा होता है, तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड में जो है अगर ये तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है, मेटल है, लिगेंड है और यहाँ पे लिगेंड 4 हैं या 6 हैं, ये सब आपको बता चुका हूँ, एन हो और कोई चार्ज है यहाँ पे, तो सेंट्रल मेटल लिगेंड के बीच में जो है रिपल्सन्स पैदा हो गई थी। तो इस रिपल्सन्स के वजह से जो है आपने पढ़ा था स्प्लिटिंग्स। अब ये जो थ्योरी है ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो है एक रूल था कि अगर सेंट्रल मेटल हो और लिगेंड हो, अगर ये लिगेंड एनायन वाला होता है तो इसको पॉइंट चार्ज मान के पढ़ा जाता था। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती है, इसे कोलम्बिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट्स में आपने पढ़ा था। तो अगर ये पहला पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज का मतलब एनायन वाला हो, जैसे Cl माइनस Br माइनस OH माइनस, तो ये कहा गया, इन्होंने कहा कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड, अगर लिगेंड एनायन है तो इस सेंट्रल मेटल में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप सीरीज़ में जाते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाते हैं, तो ये देखा गया कि एनायन तो पीछे होते हैं, यानी सीरीज में CO है, Cn है, ये सब जो Cl है, Br है, ये सब क्या है, पीछे हैं। तो यही इनकी थ्योरी में ड्रॉबैक्स थी। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि लिमिटेशंस में पहला पॉइंट कहेंगे इट इज़ अज्यूम, या मानते हैं इट इज़ अज्यूम दैट लिगेंड इज़ पॉइंट चार्ज। अगर लिगेंड इस पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज को हम कब मानते थे, जब वो एनायन हो, एनायन को हम पॉइंट चार्ज मानते थे। तो इस थ्योरी ने कहा कि अगर एनायन लगा होगा यानी पॉइंट चार्ज मानते हैं तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। तो कह रहे हैं ग्रेटर स्प्लिटिंग इन कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी अगर आप पॉइंट चार्ज मानते हैं। तो अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाते हैं तो ये कहाँ माना जाएगा, ये तो पीछे है। अगर एनायन को देखते हैं तो एनायन कहाँ है, कहेंगे एनायन इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एनायन इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन लोअर यील्ड। तो एक ड्रॉबैक ये हो गया कि स्प्लिटिंग अगर ज़्यादा होती है एनायन के वजह से, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cl है, Br है, OH माइनस है, तो पीछे हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग ज़्यादा करते हैं इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो आगे हैं, तो इनका एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक था कि लिगेंड और मेटल के बीच में, यानी सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उसे कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो कहेंगे इट कुड नॉट explain coordinate, it could not explain covalent bond between central metal ion and ligand। लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड था
उसको भी एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इनकी दो चीज़ ये ड्रॉबैक्स थी, ठीक है। अब एक जो है नीट 2016 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, एक बार नीट फेज़ फर्स्ट हुआ था, एक बार नीट फेज़ सेकंड हुआ था। तो उसमें क्वेश्चंस आया था जॉन्स टेलर इफेक्ट। तो जॉन्स टेलर इफेक्ट क्या है ये बता देता हूँ आपको। जॉन्स टेलर इफेक्ट, जॉन्स टेलर इफेक्ट जो है ये भी एक तरह का सेंट्रल मैटर और लिगेंड के बीच में जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं और लिगेंड एक फिक्स ज्योमेट्री में होते हैं और इनके बीच में स्फेरिकल जो है सिमेट्री होती है। लेकिन लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल हो जाती है। तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी रिपल्शंस पैदा हो जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि सेंट्रल मेटल के कौन से इलेक्ट्रॉन्स कब हों, जैसे D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, D8 है, D9 है, D10 है। तो अनसिमेट्रिकल मीन्स रिपल्शंस मैक्सिमम कम होगी, तो ये कह सकते हैं। तो उन्हें बताया when there is geometrical distortion between geometrical डिस्टॉर्शंस, इसकी स्पेलिंग सही कर लो, टिकल डिस्टॉर्शंस, ज्योमेट्रिकल जो है डिस्टॉर्शन DISTOR होता है, ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शंस बिटवीन सिमेट्रिकल डिस्टॉर्शंस इन अनसिमेट्रिकल डिस्टॉर्शन अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ हाई स्पिन, यही चीज़ होती है। इसका मतलब क्या है अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी सेंट्रल मेटल हो और लिगेंड कितने हो 6, और जो उनकी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री में क्या हो जाए, डिस्टॉर्शंस हो जाए, यानी ज्योमेट्री कैसी हो जाए, खराब हो जाए। तो जब ज्योमेट्री खराब हो जाती है, ज्योमेट्री खराब कब होगी, सिमेट्रिकल बजाय वो कब लगे हों, अनसिमेट्रिकल लगे हों, तब इसी कहते हैं जॉन्स टेलर इफेक्ट, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड जॉन टेलर इफेक्ट। एक बार मैं फिर समझाता हूँ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल होते हैं, सेंट्रल मेटल में लिगेंड्स होते हैं। अगर लिगेंड ऑक्टाहेड्रल वाले हैं, यानी 6 लिगेंड लगे होते हैं, तो ये लिगेंड की जो है क्या हो जाए, ये देखो लिखा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब कैसे लगे होते हैं, सिमेट्रिकली स्फेरिकल के फॉर्म में लगे होते हैं। अब ये कैसे हो जाएंगे, डिस्टॉर्शन मतलब खराब होने वाले हैं। खराब क्यों हो रहे हैं, ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री खराब हो जाए। कब खराब होगी, जब वो अनसिमेट्रिकल हो जाए, सिमेट्रिकल बजाय अनसिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या है, रिपल्शंस पैदा हो जाएगी। आपको पढ़ाया था कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड जो होते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, इसका मतलब है रिपल्शंस मिनिमम होगी। रिपल्शंस मिनिमम होगी, इसका मतलब क्या होगा, स्पिन कम होगा। तो स्पिन कम होगा तो डिस्टॉर्शन नहीं होगी। तो डिस्टॉर्शन कब होगी, डिस्टॉर्शन कब होगी, जब लिगेंड लगे हों और सेंट्रल मेटल से अनसिमेट्रिकल लग जाए। तब इस केस में आप कहेंगे कि इनके बीच में स्पिन भी हाई होगी और डिस्टॉर्शंस हो जाता है, ठीक है। कहेंगे डिस्टॉर्शंस कब नहीं होगा, तो कहेंगे देयर इज
देयर इज नो ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शंस, देयर इज नो ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शंस ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज कैसा हो, सिमेट्रिकल। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। अगर वो सिमेट्रिकल लगे होंगे तब तो जो है डिस्टॉर्शंस नहीं होगी, अगर वो डिस्टॉर्शंस होता है तो वो कैसे लगे हों, अनसिमेट्रिकल। तो एक लाइन टिक कर लीजिए, अनसिमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शंस। आओ देखते हैं ये कहानी कब होगी। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में जो तो जॉन टेलर इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो जॉन टेलर इफेक्ट कब दिखेगा, चौथे इलेक्ट्रॉन से। तो आओ देखते हैं, हाई स्पिन होगी तो ध्यान रखिएगा, स्पिन अगर हाई है और सिमेट्रिकल है तो जॉन टेलर इफेक्ट नहीं दिखेगा। अगर स्पिन हाई है और अनसिमेट्रिकल है तो दिखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ऑर्बिटल है, स्प्लिटिंग हुई तो ये आपके एक ऑर्बिटल है T2G और एक आपका है EG। T2G में आपको पता है कि ऑर्बिटल होते हैं 3 और EG वाले होते हैं 2। अगर मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन है D4 का, तो D4 में क्या होगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, और आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। तो पूछे ये कैसा है, 3 इलेक्ट्रॉन T2G, एक इलेक्ट्रॉन EG में, तो कैसे कहेंगे, तो कहेंगे ये अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। तो इसमें जॉन टेलर इफेक्ट दिखेगा। मान लो आपका 5वां इलेक्ट्रॉन है D5, इसमें देखना चाहते हैं, तो ये आपके ऑर्बिटल है T2G वाले। T2G वाले होते कैसे हैं, कहेंगे लोअर एनर्जी, ये आपको पता है नीचे होते हैं। और EG क्या होता है, हाई एनर्जी, ये ऊपर होते हैं। ये सब बातें आपको बता चुके हैं हाई एनर्जी के। 5 इलेक्ट्रॉन है तो आपका ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें चले जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, अब इस चीज़ को बोलेंगे सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिकल। तो इसमें तो नहीं दिखेगा कि जॉन टेलर इफेक्ट किसमें दिखता है, अनसिमेट्रिकल में। तो ये हमने इसको स्टार बना दिया, ध्यान रखिएगा। D6 वाला है तो D6 होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, उसके बाद में जो है ये 4 हो गया, ये 5, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। यानी आप क्या करते हैं, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, बाद में इसकी पेयरिंग कराएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, इसको भी बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल है। D7 वाला लेते हैं तो आपके ऑर्बिटल है, पहले आप सिंगल सिंगल भरेंगे, ये सिंगल सिंगल भर दिया, बाद में ये 6 हो गया, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भी किस में आएगा, अनसिमेट्रिकल में, अनसिमेट्रिकल में। D8 हो जाए तो इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो आप ये सिंगल सिंगल भरा, फिर ये भरेंगे, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, 6 यहाँ भरा हो, 2 यहाँ, तब इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। अगर D8 लेते हैं, D8 लेते हैं तो इसमें अगर आपको देखा जाए 8 हो गया, 9 वाला लेते हैं तो 9 में पहले 5 भर दिया, 3 यहाँ 2 यहाँ, फिर ये 6, ये हो गया 7, फिर हो गया 8, ये हो गया आपका 9, ये हो जाएगा आपका 9। तो इसको भी बोलेंगे अनसिमेट्रिकल है। अगर आप D10 लेते हैं पूरा, तो जब D10 लेंगे तो ये डिब्बा पूरा भर जाएगा। पहले 3 यहाँ भरा, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरेंगे, फिर उसके बाद 1 यहाँ, फिर 1 यहाँ, फिर ऐसे करके इसमें भर देंगे, ये पूरा भर जाएगा। तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल। तो जॉन टेलर इफेक्ट कहाँ कहाँ नहीं दिखेगा, तो D5, D8 और D10 में। नीट
16 में आया था कि जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट अप्लीकेबल इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस था, ऑक्टाहेड्रल इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो किस में ऑप्शन क्या था, D8, D4, D5, D7। नहीं, D8 था, D4 था, D6 था, D7 था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, D8 वाला। क्यों D8 वाला क्यों आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है सिमेट्रिकल हो जाते हैं। तो सिमेट्रिकल 3 जगह है, यानी सिमेट्रिकल कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके तरीके से। तो इनमें जो है रिपल्सन्स स्पिन हाई होती है लेकिन डिस्टॉर्शंस नहीं होता है, और इसी को बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। तो जॉन टेलर इफेक्ट पे ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। स्टूडेंट ये नीट 2016 में 16 का सवाल है, जब ये दोबारा एग्जाम हुआ था, यानी नीट फेज़ 2 का था ये। तो नीट फेज़ 2 का 16 का सवाल था, कह रहा था जॉन्स टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ। ऑप्शन क्या है, D4, D8, ठीक है, एक D7 था, इसमें 4 था, ये 7 था, ठीक है, D4, D8, D7, D9 ऑप्शन है। देखो मैंने मार्क किया है, D5 है, D8 है, D10 है, इसमें अप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी किस में अप्लीकेबल होंगे, जो अनसिमेट्रिकल वाले होंगे। तो अनसिमेट्रिकल ये 5, 8, 9 वाले क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं। तो इसमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं दिखता, नहीं अप्लाई कर सकते। अप्लाई कहाँ करेंगे, सिर्फ जो है आप जो है 4 में, 6 में, 7 में, ठीक है, 9 में, इसमें अप्लाई करेंगे। तो कह रहा है कि इज़ नॉट ऑब्जर्व, ये लिखा है नॉट ऑब्जर्व, नहीं देखेंगे। तो किस में नहीं देखेंगे, जो सिमेट्रिकल होंगे। तो सिमेट्रिकल आपका एक ऑप्शन है, D8 वाला है ये, तो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगी। अब जो है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आइसोमेरिज्म, नया टॉपिक्स है। तो अब आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है इसके बारे में तो NCERT से ही पढ़ाता हूँ। तो NCERT पे आगे दिखाता हूँ आपको, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको जा रहे हैं बच्चों, अब पढ़ाने जा रहा हूँ आइसोमर्स क्या होते हैं या आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड में। तो आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर का मतलब होता है कि केमिकल फार्मूला जो है उनके जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड हो, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन क्या होती है कि अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, चाहे वो आइटम के फॉर्म में हो, चाहे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, अगर अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है तो उसको बोलते हैं आइसोमर्स। तो लिखो आइसोमर्स, ऐसे लिखो कंपाउंड्स टू आर मोर compounds have same molecular formula या ऐसे कह सकते हैं मॉलिकुलर फार्मूला, ऐसे कहते हैं केमिकल फार्मूला भी कह सकते हैं। 2 or more compounds have same molecular formula या chemical formula, but differs in arrangement। अब वो अरेंजमेंट जो होगी वो आइटम या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अरेंजमेंट कहलाती है। डिफर करेंगे तो क्या अरेंज करेंगे, बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स और मॉलिक्यूल, तो उसे बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो अगर आप NCERT में जाएंगे तो NCERT में आइसोमेरिज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया होगा। तो डिवाइड कर लीजिए, तो कहेंगे आइसोमेरिज्म 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए।
तो एक तो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और एक पढ़ेंगे स्टीरियो। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर हो गया और स्टीरियो। तो स्ट्रक्चर्स में भी हम पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर्स में हम पढ़ेंगे 4 आइसोमर्स। कौन कौन है? एक होता है आयोनाइजेशंस आइसोमर, एक पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमर और एक पढ़ेंगे सॉल्वेशंस या हाइड्रेशंस आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, और एक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशंस आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशंस। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल्स, इसमें 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, और एक पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये रहा। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आपके कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड में आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। तो भाई कॉम्प्लेक्स होगा, अब वो कॉम्प्लेक्स 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेंगे। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाए तो उसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म या अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए। अगर हम आइसोमेरिज्म को 2 हिस्सों में पढ़ते हैं तो एक पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स कहेंगे, आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, और एक पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में हम 4 पढ़ेंगे, आयोनाइजेशंस आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, सॉल्वेशंस या हाइड्रेशंस भी इसे कहते हैं, सॉल्वेशंस या दूसरा नाम होता है इसका हाइड्रेशंस आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशंस आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। स्टीरियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये पढ़ेंगे। तो एक एक करके देखते हैं, चलते हैं स्ट्रक्चर्स में, और स्ट्रक्चर में पढ़ने जा रहे हैं आयोनाइजेशंस आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर में जो है अब पढ़ाने जा रहा हूँ पहला आयोनाइजेशंस आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन ऐसा लगता होगा कॉम्प्लेक्स होगा, तो आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर की चीज़ है, तो कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन जब इसको इक्वस सॉल्यूशंस में डालेंगे तो डिफरेंट आयन देगा। क्या आयन देगा? डिफरेंट आयन्स। आयोनाइजेशंस का मतलब है कि डिफरेंट आयन दे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन जब इक्वस में डालेंगे तो डिफरेंट देगा। तो आप कह सकते हैं दिस complex have same molecular formula but give different ion in aqueous solutions। तो इक्वस सॉल्यूशंस में क्या होंगे? डिफरेंट आयन देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए
CO है, NH3 का होल 4 है, Cl2 है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है NH4 है, नहीं इसको NH3 का 5 कर लो इसको, और इसको मैं कर लेता हूँ CONH3 का होल 5 SO4 कर लेते हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल में Br ले लिया। देखते हैं, एक चीज़ तो आपको बता दें, क्लियर कर दें कि ये सल्फेट होता है, सल्फेट में -2 होता है, लेकिन सल्फेट खुद मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। मोनोडेंटेट लिगेंड क्यों है? क्योंकि ये एक ही लोन पेयर देगा, तो मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो देखो अमोनिया के ने 5 है, तो 5 का मतलब है 5 अमोनिया दिए तो 5 लोन पेयर, एक सल्फेट का, तो 6 हो जाएगा। चलो इसको तोड़ते हैं, तोड़ देंगे। जब इसको आप तोड़ेंगे तो इसे तोड़ेगा, तो इस पर आएगा नेगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव। तो देखिए सेंट्रल मेटल क्या है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक CO, 5 अमोनिया, एक सल्फेट, एक Br। हम इसको सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट देख रहा हूँ डिफरेंट। अरेंजमेंट ये है CO, ये है NH3, ठीक है, का होल 5, यहाँ हमने Br कह दिया और सल्फेट को हमने बाहर कर दिया। आपको देखिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स देखिए, तो पूरा कॉम्प्लेक्स अगर देखते हैं, ठीक है, जब पूरा कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो इस पर क्या मिलेगा, यहाँ 5 अमोनिया, एक सल्फेट, एक CO, एक Br। यहाँ पे 5 अमोनिया, एक सल्फेट, एक Br, एक CO, एकदम सेम है। तो अगर आप इसको तोड़ते हैं तो इसको तोड़िए, तो देखो जब तोड़ोगे तो यहाँ से तोड़ दिया, तो ये टूटेगा तो एक सल्फेट मिलेगा और ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। यहाँ पे भी अगर हम तोड़ते हैं, ऐसा तोड़ देते हैं, ये तोड़ दिया, तो यहाँ एक Br मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। यानी ये इक्को सोल्यूशन में जाने पे डिफरेंट आयन दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आयोनाइजेशंस, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मान लो क्रोमियम है, ठीक है, NH3 का होल 4 है, Cl2 है, और Br यहाँ पे Br2 बाहर है, या Br हो जाएगा 4 2 6, ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड वाला है ये। अगर ये आपका NH3 4 है, ठीक है, और जो है 4 NH3 है, एक Cl हो गया, एक Br हो गया, और यहाँ पे एक Cl बाहर कर दिया। तोड़िए इसको, ये तोड़ेंगे तो डिफरेंट आयन देंगे, ये एक आयन होगा, एक होगा, यानी Br यहाँ पे बाहर है, तो यहाँ पे भी कौन है, आपकी Cl बाहर है, तो यानी डिफरेंट आयन दें। लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखते हैं तो एक Cr क्रोमियम, तो एक क्रोमियम वहाँ पे, कितने 4 अमोनिया, तो 4 अमोनिया वहाँ पे, 2 Cl, तो वहाँ पे भी 2 Cl, और Br एक, तो Br वहाँ पे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट आयन दे रहे हैं। अब अगर कोई डिफरेंट आयन देता है इक्वल सॉल्यूशंस में, तो उसे बोलते हैं आयोनाइजेशंस, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयोनाइजेशंस, आइसोमर्स। तो ये हो गया आयोनाइजेशंस का। अब अगला देखते हैं, अगर मैं आपको इस पर क्वेश्चन दिखाऊं तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूं। कह रहा CONH3 का होल 4 Cl2 NO2 एंड लगा, एंड CONH3 का होल 4 NO2 Cl exhibit which type of isomerism? ये ऑप्शन है फर्स्ट ज्योमेट्रिकल, दूसरा है ऑप्टिकल, तीसरा है आपका जो है लिंकेज, चौथा आपका है आयोनाइजेशंस। ये सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि ये दोनों दिए हैं कॉम्प्लेक्स, कह रहा है एग्जिबिट विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आपको देख रहा है तोड़ेंगे तो यहाँ से तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, एक आयन ये देगा, एक आयन ये देगा। यहाँ देगा तो डिफरेंट आयन मिल रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा,
एक CO तो यहाँ भी एक CO, 4 अमोनिया तो यहाँ पे 4 अमोनिया, 2 Cl तो एक 2 Cl, 1 NO2 तो 1 NO2, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अगर आयंस दे रहे हैं और उन दोनों में अलग अलग, तो इसे बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये वाला सही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयोनाइजेशन के साथ साथ अब आपको पढ़ा रहे हैं दूसरा वाला, इसका नाम है लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमरिज्म ये भी सेम वही होते हैं। क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें पहचान ये होगी कि लिगेंड एम्बिडेंट होना चाहिए। लिंकेज का मतलब है कि ये कौन शो करेगा, एम्बिडेंट लिगेंड वाले। तो एम्बिडेंट लिगेंड आपको पता है, तो कहेंगे सबसे अच्छी कॉम्प्लेक्स। देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स पे बना हो, दोनों कॉम्प्लेक्स में देखना होगा कि ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये वाले कॉम्प्लेक्स में देने वाला जो एम्बिडेंट लिगेंड होता है वो दोनों में सेंट्रल मेटल में अलग अलग देगा, होगा दोनों में एक। तो कहेंगे कौन सा ये शो करेगा, तो कहेंगे शोन बाई एम्बिडेंट लिगेंड्स। ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो एम्बिडेंट लिगेंड पहचान लीजिए, दो कॉम्प्लेक्स हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सोन हो, सेम हो, लेकिन बस उसमें अरेंजमेंट जो है एम्बिडेंट वाले हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड है, कोबाल्ट है, अमोनिया है, ठीक है, 3 अमोनिया है, NO2 है, ये भी 3 है, ये रहा। ये आगे पढ़ाएंगे तो आपको देखना होगा। अब इनमें से यही कॉम्प्लेक्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनका अरेंजमेंट चेंज करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो ये CO है, ये NH3 रहेगा, और NH3 में आपकी हमने ONO कर लिया, ठीक है, ये कर लिया। तो देखिए दोनों आपस में कैसे हैं, एम्बिडेंट लिगेंड वाले हैं। तो अगर एम्बिडेंट लिगेंड है, डेफिनेशन क्या रहेगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स सोन बाई एम्बिडेंट लिगेंड। यहाँ मॉलिक्यूल तो डिफरेंट रहेंगे, मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, लेकिन उसके अंदर जो लिगेंड लगा रहेगा उसमें एक ना एक लिगेंड कैसा होगा, एम्बिडेंट वाला, चाहे वो NO2 हो, चाहे आपका SCN वाला हो। थायोसाइनाइड या थायोसाइनेट बोल पढ़ाया था कि नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N। तो यहाँ पे N दे रहा है तो ये N वाला है, वहाँ बदल गया O वाला है। और NCERT में पढ़ाया था आपको थायोसाइनेट या फिर आइसोथायोसाइनेट। तो ये दोनों जो हैं एम्बिडेंट लिगेंड थे। अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाइड्रेशंस या सॉल्वेंट कहते थे, सॉल्वेशंस आइसोमेरिज्म। तो अगला है सॉल्वेशंस, या इसी को बोलते हैं हाइड्रेशंस आइसोमेरिज्म। कभी भी आपको लिंकेज पहचानना है तो उसमें एम्बिडेंट लिगेंड पहचान लेना, सेम रहेगा। एक कॉम्प्लेक्स दूसरे कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंट जो है, अगर यहाँ N दिया है तो वहाँ N होता है, यही इसकी पहचान है, कुछ नहीं करना होगा। और सॉल्वेशन या हाइड्रेशंस आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि उसमें आपको वाटर देखना होगा, वाटर मॉलिक्यूल। जैसे अगर इसको पढ़ेंगे आप तो वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि लिगेंड में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 4, तो अगले में देखेंगे हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल कम हो, उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के बाहर भेज दिया हो, वहाँ से कोई एनायन को ले लिया होगा। तो यानी वाटर मॉलिक्यूल चेंज होते हैं तो उसको सॉल्वेशंस या हाइड्रेशंस कहलाते हैं। तो इसको देखते हैं, इसको क्या कहते हैं, कहेंगे दिस फॉर्म ऑफ
isomerism is known as hydrate isomerism. In this case water molecule remove as solvent. कह रहे हैं कि दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म, इसको कहता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। तो मैंने सॉल्वेशन या हाइड्रेशन कह दिया था। इसमें क्या होगा, इन दिस केस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव एज सॉल्वेंट, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो वाटर होगा उसको आप रिमूव कर सकते हैं किसी और से। ये सिमिलर कैसा होता है, कहेंगे दिस आइसोमेरिज्म सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो कहेंगे सिमिलर टू आयोनाइजेशंस, यानी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के सिमिलर होता है, सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसको मैं आपको, तो ये डिफिनीशन टाइप का हो गया, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। पानी लगा होना चाहिए यार, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या लगा हो, वाटर। जैसे मान लो ये है आपका, ये आपका क्रोमियम है और ये आपके वाटर है। वाटर कितने लगे हैं आपको, मान लो 6 वाटर लगे हैं, तो मान लो 3 Cl बाहर हैं। तो इसका कहेंगे कि यानी जो अगर x मान के निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव इसका हो जाएगा। या x मान निकालिए या इसको तोड़ देंगे तो नेगेटिव है 3 पॉजिटिव, तो इस सेंटर अगर न्यूट्रल लगा होता है तो ये चार्ज डायरेक्ट सेंटर मेटल का होता है। आपने किया क्या, अगर मान लीजिए आपने एक क्रोमियम है और ये आपका वाटर है, वाटर को आपने यहाँ पे 5 कर दिया, 1 Cl को अंदर ले लिया और 2 Cl है और 1 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आपने लेगेंड को एज ए सॉल्वेंट मान के इसको रिमूव कर दिया। तो जितने वाटर हों उस वाटर को रिमूव करते जाइए, तो इसको बोलेंगे सॉल्वेशंस या हाइड्रेशंस। बहुत सिंपल तरीके से है सॉल्वेशंस और हाइड्रेशंस आइसोमेरिज्म। इसको देख के पहचान लेंगे। अगर आपको लिगेंड पढ़ना है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर 2 बना होगा, दोनों में देखिएगा एम्बिड एंड लिगेंड का तरीका चेंज होगा। अगर इसमें देखेंगे तो वाटर है, तो वाटर यहाँ पे 6 हैं, तो इसमें एक बाहर है, इसका मतलब 1 Cl को अंदर ले लिया होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हाइड्रेशंस या सॉल्वेशंस आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब एक लास्ट रह गया है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होगा, 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर देख लीजिए और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो है लिगेंड को चेंज कर दीजिए। उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखना होगा, दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको लगेगा कि जो चीज़ों को चेंज कर देते हैं। कहेंगे इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises from interchange of ligand between anionic and cationic entities या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंटाइटीज कहते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से कोऑर्डिनेशन स्फीयर जोड़ दिया हूँ। क्या होता है, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, 2 कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज होंगे, तो एक कैटाइनिक होगा एक एनाइनिक होगा। कैसे, मान लो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एक में है कोबाल्ट
अमोनिया है, 6 लगे हैं, और एक है CN जो है 6 लगे हैं। देखो यहाँ पे लिगेंड अमोनिया है और यहाँ पे सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, यहाँ पे क्रोमियम है और इसका सेंट्रल मेटल ये क्रोमियम है, इसका लिगेंड लगे हों 6। इसमें तुम जिसको चाहो उसको मान लो, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, ठीक है। तो अपने आप ये पता हो जाता है कि इसमें एक कैटायनिक और एक एनायनिक होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी अमोनिया है, अमोनिया को तोड़ दो इसको, चलिए x मान के निकालो, तो x क्या हो जाएगा, ये x मानेंगे तो ये 0 × 6, तो ये 2 डिब्बा होता है। तो एक को आपको अपने आप कैटायनिक मान लो, एक अपने आप को एनायनिक मान लो, ये कहा जाता है। तो अगर मान लो इस पर आपने पॉजिटिव माना है तो इसको नेगेटिव मान लो, तो एक कोऑर्डिनेशन इस पर कैटायनिक है और एक एनायनिक है। क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया, ये CO है तो अब की क्या कर दिया, CN कितना दे दिया 6, और अब की जो है ये दूसरे वाले को क्रोमियम के साथ अमोनिया दे दिया 6। ये रहा, ये रूल होता है। अगर ये इसका आधा करेंगे तो 3, इसका आधा करेंगे 3, यानी दोनों के सेंट्रल मेटल का जो कोऑर्डिनेशंस नंबर तो ये 6 हैं, लेकिन इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो ध्यान रखिएगा, हमने क्या कर दिया, लिगेंड को इंटरचेंज कर दिया। तो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज फ्रॉम इंटरचेंज ऑफ लिगेंड, एनायनिक एंड कैटायनिक्स, इन दोनों में किसी को एनायन मान लो, किसी कैटायन मान लो, इनके लिगेंड को चेंज कर दो, तो इस तरह के जो आइसोमेरिज्म बन के आएंगे इसका नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेशंस आइसोमेरिज्म। ऐसे आइसोमेरिज्म में बहुत सारे सवाल बनते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर यही चीज़ें हैं तो इसमें कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। तो एक तरीका तो ये भी है ना कि यहाँ का एक CN दे दो, यहाँ का एक अमोनिया दे दो, यहाँ के 2 अमोनिया इसमें दे दो, 2 CN इसमें ले लो, और नाम बदलते रहें। जितने बार ये नाम बदले जाएंगे उतने ही जो है आपके आइसोमर्स बनेंगे। तो कभी कभी सवाल आता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशंस आइसोमेरिज्म इन, ऐसा करके। तो लिगेंड को चेंज करते रहेंगे। तो आप अभी हमने डायरेक्ट चेंज कर दिया है, तुम 3 चेंज कर दो, 2 चेंज कर दो। अगर ये नाम सबके बदलते जाते हैं, यानी जो है स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, यानी नाम लिखने में चेंज होंगे, तो उतने ही कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म बनेंगे। ये सवाल आ चुका है, इस पे सवाल पूछा भी जाता है कि कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म का क्या है। तो डिफिनीशन तो यही है, लेकिन कितने बनेंगे ये आपको इंटरचेंज करते रहिए, नाम बदलता रहे, उतने ही बनेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके आइसोमेरिज्म। अब जो है आपको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो है आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, वो मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वहीं से एक्चुअली में सवाल ही आता है ज्योमेट्रिकल क्या है, सिस ट्रांस कितने बनेंगे, कौन ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल का पूरा डिटेल। तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा।